नमस्कार, मैं एडवोकेट शारंगधर पांडे। मैं पूना और औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का विषय है MPID, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स डिपॉजिट एक्ट। अब इसमें ये आज विषय हिंदी में लेने का कारण ऐसा है कि मेरे पास मराठी में 4-5 वीडियो मेरे इस विषय पे हैं, पर मुझे बहुत सारी सूचनाएं आई और रिक्वेस्ट आई कि मैं ये वीडियो हिंदी में भी बनाऊं, ताकि महाराष्ट्र में रहने वाले बहुत सारे जो हिंदी भाषिक लोग हैं उन्हें इस विषय के बारे में मालूमात हो। इसलिए हम लोग आज हिंदी में MPID जो कानून है इसके बारे में आपको डिटेल मालूमात देने का मैं प्रयास करूंगा। कुछ थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर हुए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी और साफ हिंदी शायद मैं ना बोल पाऊँ। तो MPID का कानून जो है ये कब लागू होता है? तो MPID कानून के लिए अगर कोई आरोपी कई सारे लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ले रहा है, अब ये पैसा वो शायद उसके व्यवसाय के लिए ले रहा है या कोई स्कीम में ले रहा है, किसी टाइप की स्कीम बनाया है उसने, MLM की स्कीम है या कोई गिफ्ट की स्कीम है या उसके ऊपर कूपन्स की स्कीम है, और ऐसी कई सारी स्कीमें। आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पिछले 2002 से लेके तो अब तक के हज़ारों लोगों के पैसे ऐंठे गए हैं। अरबों रुपये के लिए ठगा है लोगों ने। फिर भी हमारे जो इन्वेस्टर लोग हैं ये बाज नहीं आ रहे, और ये किसी के बहकावे में आके, किसी के झूठे दिखावे में आके, किसी झूठे स्कीम को लालच में आके ये अपना पैसा उसके हाथ में देते हैं और वो ठग इनको ठग लेता है। अब ठग लेता है, पैसा तो गया। अब ये इस ठगी के खिलाफ ये MPID कानून है बेसिकली। इसमें जब आपका नुकसान होता है और जब आपके पैसे लगते हैं तो वो आपको क्या स्कीम दे रहा है, कौन सी स्कीम के अंडर में ये कानून लगेगा, इसकी धाराएं उसके ऊपर लागू होंगी और कौन सी परिस्थिति में नहीं होंगी, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अब जैसे कि शेयर मार्केट में डालने के लिए आपसे वो पैसा ले रहा है, आपको वो 3%, 5%, 8%, 10%, 12%, यहाँ तक कि मेरे पास 1-2 केसेस है जिसमें 18% तक के महीने को। भाई साहब, 2% ब्याज देने को हम लोगों को बैंक को 1%, 12% अगर साल का सालाना ब्याज है, हमको 1% से EMI भरने को तकलीफ होती है। हम लोग भर नहीं पाते, 1% से भी बहुत ज़्यादा EMI पड़ता है, और आप लोग 5%, 8%, 15%, 20% ऐसे ब्याज के लिए आप लालच में आते हो। क्या सच में आपको लगता है कि ऐसा दुनिया में कोई व्यवसाय है जो आपको इतना मुनाफा देता है कि जो महीने में आपको 20% आपको रिटर्न मिले उसके ऊपर? नहीं यार, अगर ऐसा होता तो ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं भारत में के या दुनिया भर के, ये बेवकूफ़ हैं जो करोड़ों अरबों की लागत से बड़े बड़े कारखाने और इंडस्ट्री तैयार कर रहे हैं और उसमें पैसा लगा रहे, लाखों लोगों को सैलरी दे रहे। वो थोड़ी ना बेवकूफ़ है। इतना पैसा होता अगर इस शेयर मार्केट में, तो वो लोग ये सब छोड़ के ये पैसा शेयर मार्केट में लगा के वहीं बैठे होते और वहीं कमाए होते 50, उन्होंने 20% महीना। क्यों करते हो? तो खैर, हम लोग उस बारे में नहीं बात करेंगे। पर अभी जैसे कि एक बंदे ने आपसे लिया
आपको उसने कन्विंस किया, आपको प्रेजेंटेशन दिया, आपको कुछ एडवर्टीजमेंट मटेरियल बताया, उसके ऊपर उसने आपका पूरा प्लान लिख के दिया कि आप जैसे 1 लाख लगाओगे तो आपको अगले महीने में 5,000 मिलेंगे। फिर आप अगर एक किसी और बंदे को, आपके दोस्त को लेके आओगे, वो अगर 1 लाख आपके पास लगाता है मेरे पास, तो वो उसको भी 5% मिलेगा ही मिलेगा, पर आपको 1% और मैं दूंगा एडिशनल उसके पैसों पे। ऐसे करते करते आपसे वो पैसे लेता है। आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से उसको मदद करते हो, और या आपको वो कोई एग्रीमेंट बना देता है, कोई पावती दे रिसीट बना देता है, कोई एफडी की रिसीट बना देता है, कोई सिक्योरिटी के चेक देता है। ऐसे ठगी के बहुत तरीके हैं जिसमें लोगों को ठगा जाता है। अब ये ठगी के लिए भाई जो मेन मुख्य आरोपी है वो, उसको धारा 3 जो है एमपीआईडी की, उसके तहत उसके ऊपर आरोप निश्चित होता है, और जो उनको मदद करेगा उसके ऊपर धारा 4 के अंडर उसके ऊपर आरोप निश्चित होगा, और शायद उसमें हिरासत में लिए जाएंगे ये लोग। अगर मुख्य आरोपी के पास से अगर बड़ी रकम किसी उसके रिश्तेदार के पास या दोस्त के पास, किसी सगे के पास ट्रांसफ़र हुई है, तो उस बंदे को भी हिरासत में लिया जाएगा। और इस पैसों से अगर उसने कहीं संपत्ति खरीदी है, गोल्ड खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदी है, गाड़ी खरीदी है, तो वो सब के सब जब्त हो जाएंगी, और न्यायालय के आदेश से इन सबको बेच के जो पैसा आएगा उसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा शायद मिले। क्योंकि ये केस आसान नहीं है, क्योंकि ये गुनाह जितना एफआईआर करके, रपट लिखा के पुलिस में कंप्लेंट करना जितना आसान है, उतना ज़्यादा क्लिष्ट और मुश्किल है इसे कोर्ट में साबित करना। अगर आरोपी के पास से आपको रिटर्न मिला है तो वो पैसा पूरा ब्याज का नहीं तो वो मुद्दल में से कम होएगा। दूसरी बात, उसके पास पूरे सबूत है कि उसने कितने पैसे लिए, कितने पैसे दिए, तो भी आपके पैसे वहाँ से उसको उसका फ़ायदा होएगा। आपने 3%, 5%, 8%, 10% से पैसे ब्याज लेने के लिए पैसे दिए हैं, और अगर ये रकम आपने बैंक के थ्रू उसके पास नहीं दी है, और अगर आपने रोकड़ा पैसा अगर उसको दिया है आरोपी को इन्वेस्टमेंट के लिए, और भले ही आपने उसके खिलाफ उससे सिक्योरिटी का चेक लिया हो, तो हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कि अगर उसमें 20,000 के ऊपर अगर रोक रकम है, रोकड़ा है, और वो आपने किसी को दी है, और उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी का चेक भी लिया है, जैसे आपने 10 लाख दी और 10 लाख का सिक्योरिटी चेक लिया है, तो 20,000 के ऊपर कैश रकम रहने की वजह से आप उसके ऊपर ये लाइबिलिटी, भले ही आपके पास चेक हो, ये लाइबिलिटी सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि अपने इनकम टैक्स की धाराओं के तहत, इनकम टैक्स के कानून के तहत 20,000 के ऊपर कोई भी रोक व्यवहार जो है ये गैरकानूनी है, और गैरकानूनी चीज़ का आप कानूनी तौर पे उपयोग नहीं कर सकते। गैरकानूनी पैसा जो है 20,000 के ऊपर का, उसके लिए आप चेक लेके बाद में चेक बाउंस करा के उसके ऊपर आप चेक एमपीआईडी केस दाखिल करोगे, या 138 के अंडर में चेक बाउंस की केस करोगे, तो आप ये सिद्ध नहीं कर पाओगे कि आपने उसको पैसा दिया है, और दिया है तो फिर उस पैसों के ऊपर टैक्स नहीं दिया है आपने, तो इनकम टैक्स भी आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो भाई साहब, ये लोग इतना आसान तो है नहीं कि आप लोग
बस कुछ भी मन में आया वो गुनाह दाखिल कर देंगे। पुलिस तो क्या कर लेगी, आपका गुनाह दाखिल कर लेगी, पर आप ये सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। और यहीं का छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद हाईकोर्ट का एक डिसीजन है, उसमें हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हाईकोर्ट या कानून जो है, भारत का कानून जो है, ये गुनहगार को सज़ा दिलाने के लिए कानून है। आपने जो पैसा लगाया है 8%, 10%, 20%, आपका पैसा वसूलने के लिए हम लोग वसूली भाई नहीं है। हमारा कोर्ट का काम, न्यायालय का काम और कानून का काम आपका पैसा वसूल करके देना नहीं है। हाँ, आपको अगर चीटिंग हुई है, आपके पैसा ठगा है, तो ठगी के जो कानून है वो हिसाब से उसको सज़ा ज़रूर होगी। अगर उसके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसको शायद MPID में भी सज़ा होगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट आपको आपका पैसा वसूल करके देगा, क्योंकि वसूली करने के लिए आप कोर्ट में केस नहीं डाल सकते। आजकल तो क्या हो रहा है कि ये जो साहूकार लोग हैं, ये साहूकार लोग किसी गरीब किसान को या गरीब आदमी को पैसा देते हैं और खुद ही के घर के अलग अलग लोगों के नाम से चेक ले लेते हैं। जैसे एक गरीब किसान है, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो एक साहूकार है, वो बेटे के नाम से 10 दिया, बीवी के नाम से दिया, खुद के नाम से दिया, किसी और के नाम से दिया, और फिर ऐसा आभास तैयार किया जाता है कि ये आदमी ने इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा लिया है, जबकि वो ब्याज के ऊपर पैसा है और गैर कानूनी ब्याज के ऊपर दिया है। और उस केस को ऐसे बताया जाता है कि MPID है। या किसी बिजनेसमैन को पैसा दिया जाता है, अलग अलग अकाउंट से अलग अलग लोगों से पैसा देते हैं, ब्याज के लिए देते हैं, बिजनेस के लिए दिया जाता है, और बाद में वो पैसा किसी कारण से देरी अगर हो गई तो ये लोग MPID कानून का दुरुपयोग करके MPID कानून तहत एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी पुलिस भी बगैर ध्यान दिए, बगैर सोचे समझे, बगैर अपनी बुद्धिमत्ता चलाए उठा के MPID कानून के अंदर ठोक देती है। तो ये सब गलत है। अगर आप आरोपी हो या आप अगर आपके पैसे ठगे गए हो, आप अगर कंप्लेनेंट हो, तो आपको शायद मैं सलाह पक्का दूंगा। सलाह क्या, आपको किसी भी वकील से भी सलाह ले सकते हो, मेरे से भी सलाह ले सकते हो। सलाह फीस लगेगी, ये बात अलग है, पर आपकी जो केस है आपको अलग से वकील लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी ये पुलिस केस रहेगी तो आपको सरकारी वकील साहब आपकी केस लड़ेंगे और आपको मुफ्त में ये केस आपकी चलेगी, आपको कोई खर्चा नहीं है। पर अगर आप आरोपी हो तो आरोपी की तरफ से ये केस चलाने के लिए आपको कोई ना कोई प्राइवेट क्रिमिनल साइड काम करने वाला वकील की ज़रूरत पड़ेगी। और आप उसके लिए आपके गांव में या आपके प्रभाग में जो कोई भी अच्छा क्रिमिनल साइड काम करने वाला वकील है, जिसको MPID कानून की अच्छे से जानकारी है, जिसने ऐसी केसेस चलाई हो, ऐसे किसी अच्छे वकील को संपर्क करें और उसकी सलाह ले। आपको अगर हमारी सलाह चाहिए तो हम ज़रूर सलाह देने के लिए आपके लिए तत्पर रहेंगे। पर एक बात समझिएगा कि मुफ्त में सलाह नहीं दी जाएगी। मेरा प्रोफेशन है, मेरा पेट चलता है, इसलिए मैं मुफ्त में सलाह नहीं दे पाऊँगा। तो फ़ोन करके पहले किस विषय में आपको सलाह चाहिए ये चर्चा कर ले, और उसकी फ़ीस कितनी रहेगी ये पूछ ले। वो हिसाब से अपॉइंटमेंट लेके अगला फ़ोन करे कि या वैयक्तिक हमारे ऑफिस पे आके मिले। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हिंदी का वीडियो पहली बार ऐसा मैं बनाया हूँ, तो मैं फिर आपके लिए सादर करूँगा, नए किसी वीडियो के विषय पे मैं आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग बहुत बहुत सुखी रहिए, समाधानी रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।